भारत के सबसे पढ़े लिखे शख्स। आम्बेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है कि 1938 में जब राजगृह में आम्बेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थीं। उनकी मौत के दिन तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब आम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे आम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी हैं, तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। किताबों के लिए दीवानापन। करतार सिंह पोलोनियस ने चेन्नई से प्रकाशित होने वाले जय भीम के 13 अप्रैल 1947 के अंक में लिखा था, एक बार मैंने बाबा साहेब से पूछा था कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाते हैं। उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें ये अनुभव हो गया था कि किस तरह किताब के मूल मंत्र को आत्मसात कर उसकी फिजूल की चीजों को दरकिनार कर दिया जाए। उन्होंने मुझे बताया था कि 3 किताबों का उनके ऊपर सबसे अधिक असर हुआ था। पहली थी लाइफ ऑफ टॉलस्टॉय, दूसरी विक्टर ह्यूगो की ले मिजराबल और तीसरी थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। आम्बेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर्स शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आम्बेडकराइट में लिखते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की किताब पढ़ना। निमगड़े लिखते हैं, रात में आम्बेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छुए। किताबों में डूबे आम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहेब ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा तो वो झेंप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। आम्बेडकर रात भर किताबें पढ़ते और फिर सवेरे अखबारों में रम जाते। विवेचना दिलचस्प बात है कि भारत की 2 महान शख्सियतों भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी बांट नहीं पाए। आजादी से 2 दशक पहले आम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को जोड़तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर आम्बेडकर की जीवनी डॉक्टर आम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, आम्बेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता।
किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने आम्बेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा, जहाँ तक भारत की बात है तो वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। शुरू से ही भेदभाव का शिकार हुए आम्बेडकर बचपन से ही अपनी जाति के कारण आम्बेडकर को लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा से कोरेगांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के आम्बेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वो पैदल उनके साथ चलेगा। 1945 में वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य के रूप में भीमराव आम्बेडकर उड़ीसा, आज का ओडिशा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसी साल जब वो कलकत्ता, आज का कोलकाता में मेहमान के तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उसके नौकरों ने ये कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो महार जाति से हैं। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से आम्बेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। वायसराय के सामने हमेशा भारतीय कपड़ों में जाते थे आम्बेडकर। बाबा साहेब अक्सर नीला सूट पहना करते थे, लेकिन कुछ खास मौकों पर वो अचकन, चूड़ीदार पजामा और काले जूते निकालते थे। लेकिन जब भी वो वायसराय से मिले जाते थे वो हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनते थे। घर पर वो साधारण कपड़े पहना करते थे। गर्मी में वो 4 हाथ की लुंगी कमर में लपेट लेते थे। उसके ऊपर वो घुटनों तक का कुर्ता पहनते थे। विदेश में रहने के दौरान से ही वो नाश्ते में 2 टोस्ट, अंडे और चाय लिया करते थे। देवी दयाल लिखते हैं कि जब वो नाश्ता करते थे तो बाईं तरफ उनके अखबार खुले रहते थे। उनके हाथ में एक लाल पेंसिल रहती थी जिससे वो अखबारों की मुख्य खबरों पर निशान लगाया करते थे। घर के बाहर खाना खाने के खिलाफ बाबा साहेब मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिमखाना क्लब के सदस्य थे, लेकिन वो शायद ही वहां गए हों। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपनी पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार वो एक फिल्म अ टेल ऑफ टू सिटीज देखने गए। उसे देखते समय उनके मन में कोई विचार कौन था और वो फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था, उनका जवाब होता था, अगर तुम मुझे दावत ही देना चाहते हो तो मेरे लिए घर पर ही खाना ले आओ। मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूँगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब ने वायलिन सीखना शुरू किया था। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने आम्बेडकर के बंद कमरे में चुपके से झांककर एक अद्भुत नजारा देखा था। वो बताते हैं, बाबा साहेब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मगन कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सभी ने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत नजारा देखा। टॉयलेट में अखबार और किताबें पढ़ना था पसंद। आम्बेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपने लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर में लिखा है, आम्बेडकर अपने शयन कक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाबा साहेब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे।
एक दो अखबारों को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट ले जाते थे। कभी कभी वो अखबार और किताबें टॉयलेट में छोड़ देते थे। मैं उनको वहां से उठाकर उनकी तय जगह पर रख देता था। आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, आम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। खाना बनाने के शौकीन। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना भी बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया। उन्होंने 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गईं कि भारत की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। उनके साथी रहे सोहनलाल शास्त्री अपनी किताब बाबा साहेब के संपर्क में 25 वर्ष में लिखते हैं, हम दोनों साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे क्योंकि उन्हें पंजाबी स्टाइल में साग बनाना पसंद था। उन्हें अपने राज्य महाराष्ट्र पर भी गर्व था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में लोकमान्य तिलक को वो सबसे अधिक मानते थे। उनका कहना था कि तिलक से अधिक तकलीफ किसी कांग्रेस नेता ने नहीं झेली। तिलक को 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी कोठरी में रखा जाता था और वो जमीन पर सोया करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी ने एक क्लास से नीचे कोई सुविधा कभी स्वीकार नहीं की। अपने समकक्ष लोगों में गोविंद वल्लभ पंत के लिए उनके मन में बहुत इज्जत थी। उनकी नजर में पंत महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। उनके पूर्वज 1857 में नाना साहेब के विद्रोह के दौरान उत्तर भारत में आकर बस गए थे।